नमस्कार मित्रों। न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका गर्मजोशी से स्वागत। आज की खास खबर में आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने वो कर दिखाया जो उन्हीं से अपेक्षित हो सकता था, और वो अपेक्षा थी और उस अपेक्षा को उन्होंने व्यवहारिक करके दिखाया। पहला कदम तो उनका ये था कि लोकसभा के अंदर खुद उस मुद्दे को उठाया भी, और इवन हमारे यहाँ से पोस्ट ऑफिस ट्रांसफ़र करने का जो स्पीड पोस्ट सेक्शन है उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र करने का था, उसको भी उन्होंने एप्लीकेशन दे के रुकवाया। और साथ में उन्होंने जो रेलवे की कनेक्टिविटी और उस पर नई 2 गाड़ियों की मांग जो किया था बम्बई तक, वो सबसे बड़ी उपलब्धि, और उन्होंने रेल मंत्री से रिक्वेस्ट करके उस चीज़ को स्वीकार कराया। ये आजमगढ़ के लिए और आजमगढ़ से जुड़े हुए सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए देखा जाए तो इकोनॉमिकली भी और सुविधा के, एक आम आदमी के जीवन में जो सुविधाओं की ज़रूरत होती है उसमें यात्रा सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। उस चीज़ को माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने पूरा कराया। आइए चलते देखते हैं उस रिपोर्ट को। उस रिपोर्ट में क्या लिखा है, एक एक लाइन आपको पढ़कर सुनाएंगे, आपका दिल गदगद हो जाएगा। सुन। अब हम विषय से शुरू करते हैं। विषय में लिखा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेषकर मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर इत्यादि को दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाली सुपरफास्ट ट्रेन चलाने हेतु यह सब्जेक्ट था। अब माननीय रेल मंत्री जी, आपको ज्ञात होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का भूभाग्य से देश के महानगरों के लिए रेल यात्रा में डायरेक्ट सुपरफास्ट ट्रेनों की कमी है। कई सुपरफास्ट ट्रेनें जो महानगरी को जोड़ती हैं वह पूर्वी उत्तर प्रदेश से गुजरती तो हैं, लेकिन या तो उसका इन स्थानों पर कोई स्टॉपेज नहीं होता, या फिर होता है तो रिजर्व सीटों की संख्या इतनी कम है कि लोगों को रेल यात्रा में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको ये भी ज्ञात होगा कि यह क्षेत्र बुनकर बाहुल है और बुनकरों को अपने व्यवसाय के सिलसिले में दिल्ली, मुंबई और दक्षिण भारत के नगरों की यात्रा करनी पड़ती है। इसी कारण मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर इत्यादि को जोड़ते हुए प्रतिदिन 2 सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की ज़रूरत आन पड़ी है। अतः महोदय, आजमगढ़ को मुंबई से जोड़ने की कोई भी सुपरफास्ट ट्रेन आज की तारीख में बहाल नहीं है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र बहुत संख्या में लोग मुंबई जाते रहते हैं। चलिए, आजमगढ़ की सरजमी के सांसद का एक नया इतिहास, उसके प्रयासों से। प्रयास की सिग्नेचर सबसे खूबसूरत होती है। संभव है कि हर आजमगढ़ी के लिए गर्व का पल होगा। यही नहीं, हम आगे चल करके आपको अखिलेश जी के पार्लियामेंट के 75वें वर्षगांठ जो मनाई रही है संविधान की, अब बाबा साहब अम्बेडकर के लेकर के तमाम मुद्दों पर एक भारतीय राजनीति का एक नया चैप्टर जोड़ते हुए आदरणीय अखिलेश जी ने 75वीं वर्षगांठ पर जो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिए, आज 75 साल की आज़ादी में शायद ही किसी नेता के जुबान से वो शब्द सुनने को मिले हों। ये भी बात दूसरी है कि शायद ऐसी दानवी राजनीति की परिस्थितियाँ भी न रही हों, मगर राजनीति की परिस्थितियाँ भी हैं और उसके खिलाफ एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व का नेता, और इस मुखरता के साथ, भारतीय संवेदनाओं के साथ, भारतीयता के उस सेंस के साथ जो भारतीय संवैधानिकता के मूल्यों को गौरवान्वित भी करता हो, ऐसे आदर्श विचार, सोच और डेप्थ के साथ अपनी बात को जिस तरह से पूरे खुलेपन के साथ रखा, यह भारतीय राजनीति के लिए एक नए रहस्योद्घाटन जैसा है। भारतीय राजनीति में एक व्यवहारिक राजनीति का एक नया उद्भव है। भारतीय राजनीति के इतिहास में जब आधुनिक भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो अखिलेश जी के 75वें वर्षगांठ पर दी गया स्टेटमेंट, जो लाइनें भारतीय इतिहास के स्वर्णिम लाइनें होंगी, उस पर भी चर्चा हम करेंगे। चलते। उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता तो धर्म
शासित राज्य की क्या परिभाषा है। और हाल ही में हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय उदाहरण देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण जगह पर इस तरह की घटनाएं जानबूझ करके की गई। मुझे याद है उस समय, जिस समय उत्तर प्रदेश का इलेक्शन चल रहा था, बहुत से लोगों को वोट डालने का अधिकार जिनको था उनको अधिकार से रोका गया और जो लोग वोट डालने जा रहे थे उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। ऐसे इंतजाम किए गए थे कि ये वोट डालने के लिए वोट बूथ तक न पहुंच पाए। वो तस्वीरें अध्यक्ष महोदय न केवल हम लोगों ने देखी बल्कि पूरे देश और दुनिया ने देखी होंगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रशासन के इशारे पर एक पुलिस के अधिकारी ने महिलाओं को वोट से डालने से रोका और रिवॉल्वर दिखा करके कहा कि वोट डालने नहीं जाओगे। मैं उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि इससे कुछ जान जाने वाली नहीं, अगर जान भी जाएगी तो हम वोट डाल करके आएंगे। क्या यही लोकतांत्रिक राज्य है? सच्चे लोकतंत्र में जनता श्रद्धापूर्वक मतदान के माध्यम से अपनी सरकार चुनती है। क्या हम सही अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, जहां सरकार मशीन और सरकारी मशीनरी के जरिए जहां चाहे अपनी सरकार बना लेती है, जनता के मत का कोई अर्थ नहीं रखे हैं, वह लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। यह व्यवस्था जब तेजी से लोकतंत्र में तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, हिटलर ने भी तो जनता द्वारा चुने जाने के बाद संविधान में संशोधन करके तानाशाही कायम कर दी थी। हमारी सरकार भी उसी के समांतर चलने का प्रयास कर रही है। जिस लोकतंत्र की बात अखिलेश जी कर रहे हैं, उस लोकतंत्र की रक्षा कवच का नाम है इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन की पोस्ट और दायित्व के बीच में संवैधानिकता के मूल्यों का हनन करना ही ऐसे राष्ट्र अधर्म की स्थापना करता है। और जाति जनगणना कभी जाति में भेदभाव नहीं बढ़ाएगा अध्यक्ष महोदय। जाति जनगणना जातियों के बीच दूरियां कम करेगा और तमाम हमारे ऐसे समाज के लोग जिनको न्याय नहीं मिला, जिनको अधिकार नहीं मिला है, अध्यक्ष महोदय कम से कम जाति जनगणना के बाद उन्हें अधिकार और सम्मान दिलाने का काम भी हो सकेगा। इसलिए हम इसके पक्ष में हैं। आर्थिक न्याय के बगैर न सामाजिक न्याय मिल सकता है और न राजनीतिक न्याय मिल सकता है। गरीबी का नाजायज लाभ उठाकर धन्ना सेठों की सरकार चुनाव में पैसा बांटकर राजनीतिक न्याय का भी अपहरण कर लेती है। कर्ज में डूबी बड़ी आबादी महाजन के दबाव में अपनी इच्छा के खिलाफ वोट देने को विवश हो जाती है। चुनाव में सत्ताधारी दलों द्वारा पैसे की भरमार के चलते कोई सामान्य कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ पा रहा है। बड़े पैमाने पर धनवान चुनकर आ जाते हैं। पैसे के बल पर जब तक आर्थिक विषमता समाप्त नहीं होती, लोगों को राजनीतिक न्याय मिल नहीं सकेगा। प्रस्तावों में आगे जो लक्ष्य है, विचार, व्यक्ति विश्वास, पंथ और उपासना की स्वतंत्रता, अन्याय के खिलाफ विचार व्यक्त करने पर जेल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है देशद्रोह। अगर भाजपा के मत के नहीं हैं, दूसरे धर्म के हैं तो प्रताड़ना के हकदार हैं। और अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का कम से कम वो फैसला आया है जहां कुछ दिनों के लिए ये पाबंदी लगाई गई। व्यक्तियों की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये विभाजनकारी नीतियां संविधान की प्रस्तावना के उस उद्देश्य से जरा भी मेल नहीं खाती है। व्यक्ति की गरिमा लिंचिंग से धूल दूषित हो चुकी है। उद्योगपति सरकारी आतंक से परेशान हैं
हो करके अपनी पूंजी समेटकर देश छोड़ गए हैं और लगातार जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद उद्योगपति कभी इतने भारत छोड़ करके नहीं गए होंगे, देश छोड़ के नहीं गए होंगे जितने इनकी सरकार में चले गए हैं। सुना आपने, चाहे वो आरक्षण का विषय हो तो हम आरक्षण के साथ हैं, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर की धुलाई हो, यही नहीं जो भ्रष्टाचार के चलते बड़ी बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स, बड़े बड़े जो है बिल्डर्स राजनीति में उतर रहे हैं पैसे की बदौलत और भ्रष्टाचार की राजनीति को व्यवहारिक बना रहे हैं। उस राजनीति पर भी उन्होंने कुठाराघात किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ पैसे वाले राजनीति में आ रहे हैं, अर्थात देश में एक ऐसे कानून की, एक ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है जिसे एक आम आदमी चुनाव लड़ सके और आम आदमी की आवाज़ को संसद में, विधानसभा में उठाने की काबिलियत हासिल कर सके और वो ज़मीनी व्यवहारिकता बने। वो तभी हो सकता है जब सरकार इसका दायित्व खुद निभाए। अगर व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो तो कोई व्यक्ति क्या अपनी मातृभूमि को छोड़ करके जा सकता है? सरकार इस पर आत्मचिंतन करे। अगर आपसी मतभेद पैदा करके एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा किया जाएगा तो क्या देश की एकता और अखंडता के लिए एक अशुभ संकेत नहीं होगा? दिव्य न्यूज़ पार्क के प्रयासों से यदि आप सहमत हैं तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपना आर्थिक समर्थन करें।